नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। कक्षा 7वीं की किताबों से मुगल का इतिहास बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिया गया है और अब मुगल के इतिहास की जगह पर कुछ और चीजें पढ़ाई जानी है। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे का सरकार का क्या तर्क है, आर माधवन ने क्यों कहा है, ये क्यों चर्चे में आए हैं, इस पर लेकर के, इस मुद्दे को लेकर आज की वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी के ये बदलाव अभी और कितने ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये पार्ट 1 अभी जारी हुआ है। अभी पार्ट 2 का भी सिलेबस जारी होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे और टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए, आप यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल्स हैं। आज के टाइम पर यही चर्चा है कि भाई देखो, एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है कि ड्रॉप चैप्टर्स ऑन दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, मुगल्स और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड चैप्टर्स हटा दिए हैं। यानी ना ही दिल्ली सल्तनत पढ़ने को मिलेगा, ना ही मुगल्स पढ़ने को मिलेगा किताबों में। अब एनसीईआरटी ने बड़ा बदलाव किया है। कक्षा 7 की जो सोशल साइंस की बुक्स है उसमें रिवीजन किया गया है और ये बुक जो जारी की गई है ये अभी पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही जारी किया जाएगा और उसमें क्या क्या चेंजेस होगा अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर के स्पष्ट है कि अब ना मुगलों का इतिहास पढ़ना है, ना ही दिल्ली सल्तनत का। मतलब जो अग्रेसर थे, जो आकर के यहाँ पर मार काट किए थे, लाखों की जानें लेते थे, उसके बाद यहाँ पर आकर के राज किए, गुलाम बना करके उनको नहीं पढ़ाना है और उनकी महिमा मंडन नहीं करना है। उसकी जगह पर थोड़ा सा फोकस करना है भारत के जो यहाँ के रीजनल राजा हुए, जो आगे चल करके अपने अपनी सत्ता को मजबूत किए या मुगलों से लोहा लिए। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि हमारा फोकस है ना कि आज़ादी के बाद की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा पढ़ाना, ज़्यादा उनके बारे में बच्चों को बताना कि आज़ादी के बाद से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डेवलप करी, क्या डेवलपमेंट किए, कैसे इंडिया दोबारा से उठ खड़ा हुआ। ना कि आज़ादी के पहले जो हम पर अत्याचार हुए, जो हम पर राज किया गया, गुलाम बना करके रखा गया। जब बचपन से बच्चे इसको पढ़ करके आए रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इस इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि लोगों के बीच में माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हाँ, बस हमको जॉब करना है, हमको नौकरी ही करनी है, हमको गुलामी ही करना है। वो गुलामी की मानसिकता हम लोग को बिल्कुल त्यागनी होगी। कैसे एम्पावर किया जाता है खुद को, कैसे खुद से खड़ा हुआ जाता है, बाउंस बैक किया जाता है, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ में भारत की क्या योजनाएं रहीं, अंतरिक्ष प्रोग्राम क्या रहे, स्पेस में क्या भारत ने कितना अच्छा किया, साइंस में क्या अच्छा किया, ये सब पर भी हम लोग का फोकस रहेगा अब आने वाली किताबों में। ये कहना है एनसीईआरटी का। खैर, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। साथियों, जीएस सफलता का 4.0 बैच लॉन्च हो चुका है। एमजेटी एजुकेशन का मोस्ट पॉपुलर बैच। इसमें सारी क्लासेस मेरे द्वारा ही लिए जाएंगी। जीएस की कंप्लीट अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, स्ट्रेटेजी के हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप इस बैच को ले सकते हो। अभी के लिए प्री लॉन्च ऑफर के तहत इसे अभी 3 दिनों के लिए किया गया है मात्र 399 में। तो आप इस बैच को ले सकते हो, वरना ये 1499 में हो जाएगा, 1499 में हो जाएगा 6 तारीख के बाद से। तो आप 4, 5 और 6 3 दिनों के अंतर्गत 399 में से प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से लोगे? आपको एमजेटी ऐप पर जाना है, एमजेटी ऐप पर जाकर वीडियो कोर्स में जाना है, वहीं पर मोस्ट पॉपुलर बैच में जाकर आप इसको ले सकते हो। साथियों, इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारी क्लासेस तो इसकी सबकी मिलेंगी ही मिलेंगी। हर एक क्लास 1 घंटे के आसपास में होगी। इसके अलावा क्लास नोट्स डिटेल में मिलेगी, तो आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी अपना नोट्स वगैरह नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, एकदम क्विक रिविजन होगा। 12 महीनों तक आपको ई बुक भी दी जाएगी, जो करंट अफेयर की अपनी मैगजीन आती है वो भी आपको मिलेगी इस बैच के तहत। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अभी सुनहरा मौका है 3 दिनों के लिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। साथियों, मुगल्स आउट महाकुंभ इन, एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, काफी ज्यादा चर्चे में है। अब जो हिस्ट्री है कक्षा 7 में खास करके यहाँ पर बात हो रही, क्योंकि अभी उसका रिलीज किया गया है नई किताब। तो उसमें मुगल्स और दिल्ली सल्तनत को हटा दिया गया है, साथ ही साथ में उसमें महाकुंभ को जोड़ा गया है। महाकुंभ कैसे इतना, मतलब आपने देखा कि 1 महीने के भीतर भीतर 66 करोड़ श्रद्धालुओं को सक्सेसफुली महाकुंभ का स्नान करवाया गया, और वो भी एक छोटे से जिले में। मतलब आप सोचो, 66 करोड़ की आबादी, आप अमेरिका की आबादी का दोगुना समझ लो, पाकिस्तान की आबादी का दोगुना समझ लो। ऐसे दुनिया के ना जाने कितनों देशों की आबादी एक साथ समाहित हो जाती है, तब भी 66 करोड़ नहीं होते हैं।
कुछ गिने चुने देश हैं जिनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, लेकिन इन सबको एक ही शहर में, एक राज्य के, भारत के एक राज्य के एक शहर में एक साथ 1 महीने के अंदर-अंदर ला करके इकट्ठा करना और उसके बाद सक्सेसफुली स्नान करा करके वापस भेजना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा टास्क था और ये आस्था का प्रतीक भी था। तो इसको दिखाया भारत ने। तो महाकुंभ का क्या इतिहास रहा है, महाकुंभ किस प्रकार से होता है और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, क्या इसके लाभ हैं, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। कुल मिलाकर के महाकुंभ टॉपिक को ऐड किया गया। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें ऐड की गई हैं? इसके अलावा भारत सरकार की जो योजनाएँ रही हैं, उनको ऐड किया गया है। ज्योतिर्लिंग का इतिहास क्या है, उनको ऐड किया गया है। और भी बाकी धर्मों का क्या-क्या प्रचार-प्रसार की विधियाँ रही थी, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, इनका भारत में प्रचार-प्रसार कैसे हुआ, इनसे संबंधित कौन-कौन से धरोहर हैं, इनके बारे में, इनके विषय में पढ़ाया जाएगा अब किताबों में। लेकिन इसी बीच एक एक बयान आता है आर माधवन जी का। आर माधवन आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस ये एक्टर हैं और साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं, आपने देखा भी होगा, थ्री इडियट में भी आपने देखा था इनको। तो देखो, इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अपने स्कूल के टाइम का अनुभव याद करते हुए कहा है कि भाई जब हम पढ़ते थे ना, ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, इन्होंने कहा कि हमारा जो कल्चर है ये मॉक किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को मॉक किया जा रहा है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये पढ़ते थे तब क्या होता था कि उस टाइम पर ना ये पढ़ रहे हैं मतलब इंडिया में अभी वर्तमान में, लेकिन इनकी कक्षाओं में 8 चैप्टर जो हैं वो मुगल के बारे में था। हड़प्पा, ये दक्षिण भारत से आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर के, तब इनकी बात को समझिएगा। 8 अध्याय ये मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता पर 2 अध्याय पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता पर ये 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ रहे हैं। वो दक्षिण भारत का इतिहास जो 2400 साल पुराना है, मतलब मुगलों का इतिहास जो है वो लगभग 800 साल तक रहा, अगर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल मिलाकर के देखा जाए तो। लेकिन जो चोल चेर साम्राज्य था, पांड्य था, इन सब के बारे में तो 2400 साल पुराना इतिहास है, लेकिन इन सब को सिर्फ एक चैप्टर में समाहित कर दिया गया। और आप खुद से सोच करके देखो, उत्तर भारत में भी आप दक्षिण भारतीय इतिहास कितने बार पढ़े होंगे उत्तर भारत की किताबों में, या आप कक्षाओं में जब पढ़ते थे, तो दक्षिण भारत का राजवंश जो है बस केवल यहाँ तो ये एक चैप्टर बोल रहे हैं, एक एक पैराग्राफ में निपटा दिया गया है ना। लेकिन ये ऐसा आपको जीएस सफलता बैच में नहीं मिलेगा। जीएस सफलता बैच में हमने बाकायदे आपको पूरा डिजाइन किया हुआ, जो जीएस सफलता 3.0 में भी मैंने पढ़ाया था, 4 में भी पढ़ाऊंगा, बाकायदे 6 से 8 चैप्टर्स मैंने पूरा पूरा पढ़ाए हुए हैं यहाँ पर, है ना। टोटल अगर मैं आपको 60 से 70 क्लास देता हूँ हिस्ट्री पर, तो उसमें 8 से 10 क्लासेस जो हैं वो दक्षिण भारत के इतिहास पर रहता है। और ये पूरा 60 से 70 जो चैप्टर्स हैं वो पूरा पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसके अलावा और स्वतंत्रता संग्राम, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो खैर, इन्होंने ये कहा हुआ है कि 2400 साल पुराना इतिहास, लेकिन इनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये क्या चल रहा है? ये मजाक चल रहा है, ये हमारे कल्चर से मजाक चल रहा है। तो बाय द वे, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने सपोर्ट किया है अभी चेंजेस को, जो अभी के चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि अभी के चेंजेस में क्या किया गया है, मुगलों का इतिहास और दिल्ली सल्तनत का इतिहास हटाया गया है ना। और लेकिन अभी भी इनका ये भी इसी में एक आवाज उठाना है एक प्रकार से कि हाँ भाई, दक्षिण भारत के भी थोड़ा सा, इनको भी थोड़ा सा प्रमोट करो, दक्षिण भारत के राजवंशों को थोड़ा सा और बढ़ा करके बताओ, क्योंकि उनको थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि लोग जाने कि दक्षिण भारत का भी इतिहास गौरवशाली रहा है। मतलब आपको जानकर हैरानी होगी, अशोक के टाइम पर, सम्राट अशोक के टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना साम्राज्य छोड़कर गए थे, तो उसके बाद से फिर बिंदुसार आए, बिंदुसार के बेटे अशोक आए। अशोक के टाइम पर दक्षिण भारत तक में भी पहुंचा था साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, लेकिन पूरा दक्षिण भारत भी नहीं पहुंचा था। और उसके बाद से फिर छोड़ते चले आओ, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। उसके बाद जब मुगल काल में आया, अकबर का टाइम पीरियड आया, तब थोड़ा सा विस्तार हुआ। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पर और दक्षिण में थोड़ा सा आने की कोशिश किया था मुगल, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा कंप्लीट दक्षिण भारत नहीं था औरंगजेब के भी मुगल टाइम पे भी, मुगल सल्तनत में। मतलब कि दक्षिण भारत का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली रहा है। खास करके तमिलनाडु और केरल का अगर हिस्सा देखोगे, बिल्कुल नीचे वाला, तो वो अजेय टाइप भी रहा है, उन पर मुगलों का कभी कब्जा भी नहीं हुआ है। ऐसे ही आप अहोम साम्राज्य देखोगे, जो असम का क्षेत्र रहा था, लचित बोरफुकन जैसे महान सेनापति रहे, उन्होंने मुगलों को वहां से बार बार खदेड़ा, बार बार हरा करके भेजा, वहां पर भी कभी मुगल सल्तनत नहीं जा पाई। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई हमारा भी इतिहास है, हमारा, हम लोगों ने भी कुछ किया है, हमारे भी पूर्वजों ने, तो उनको भी तो पढ़ाओ।
और खास करके दक्षिण भारत में तो पढ़ाओ, मतलब आर माधवन दक्षिण भारत में पढ़ रहे हैं, दक्षिण भारत की किताबों में वो पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी पूरे देश में लागू होता है तो दक्षिण भारत में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको वहां के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, वो पढ़ रहा है मुगल के बारे में। ये इनका कहना है आर माधवन का। खैर, यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक से दिल्ली सल्तनत और मुगल के चैप्टर्स हटाए गए हैं और अब इनको पढ़ने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अभी ये पहला पार्ट जारी हुआ है, पार्ट 2 में क्या क्या चीजें होंगी, क्या बदलाव होंगे, अभी ये क्लियर नहीं किया गया है। कुछ इस प्रकार से ये जारी किया गया है चैप्टर, किताब का ये जो कवर है कि ग्रेड 7 पार्ट 1 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, ठीक है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये इसकी पुस्तक का नाम है। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के तहत ये जारी किए गए हैं। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रहेगा, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो 2020 में लागू किया गया था। आपको पता होगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, और वो 34 वर्षों के बाद आई है, क्योंकि इसके पहले जो आया था वो 1986 में आया था, 1986 में किया गया था शिक्षा नीति में बदलाव। उसके बाद 2020 में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। कर्नाटक बना था पहला राज्य नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला, मध्य प्रदेश दूसरा बना था। अब इसमें क्या चेंजेस थे, इसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके लिए। देखिए पहले क्या होता था, मतलब हम लोग भी जो बचपन में पढ़कर आए, आप लोग भी अपने से इस में बचपन में पढ़ करके आया जो प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या था कि बचपन से 5वीं तक तो आप घर पे ही रहते थे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर नर्सरी वगैरह पढ़ते थे। उसके बाद जब 6 वर्ष के हो जाते थे तो 6 से 16 वर्ष तक आप 10वीं कक्षा तक पहुंचते थे, एक ही माध्यम एक ही टाइप से पहुंचते थे, ठीक है। उसके बाद फिर 10+2 होता था, यानी कि +2 में आपको चुनने की आज़ादी रहती थी कि आप साइंस लोगे, आप आर्ट साइड में जाओगे, आप किस साइड में जाओगे, कौन सा आप सेक्टर चुनने वाले हो। तो ये 10+2 मॉडल कहा जाता था, ठीक है। 10+2+3 कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद BA BSc है, ये सब आप ग्रेजुएशन का जो भी करते थे। लेकिन अब जो मॉडल आया हुआ है, नया जो स्ट्रक्चर जारी किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, इसमें कहा गया कि भाई 3 वर्ष से और 2 वर्ष, इसको 3+2 एक साथ माना जाए, यानी कि 5 माना जाए। इसमें आंगनवाड़ी के तहत रहेंगे, प्री स्कूल जिसे कहा जाएगा, प्री प्राइमरी, इसके बाद फिर प्राइमरी। तो कक्षा 8 वर्ष तक, मतलब 0 से लेकर के पहले तो 6 वर्ष तक और 6 से लेकर 8 वर्ष तक, यानी टोटल 8 वर्ष तक कक्षा 1 से कक्षा 2 के बीच में ही रहेंगे। फिर उसके बाद 3 वर्ष अगला जो होगा, यानी कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, 3 4 5, ये 8 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष तक उम्र का, इसको अलग सेगमेंट दिया गया है। इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, और नीचे वाले को फंडामेंटल स्टेज बोला गया है। 2 स्टेज हुआ। इसके बाद तीसरा स्टेज आया है 3 वर्ष का, यानी 6 से 8, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का एक अलग स्टेज बनाया गया है, 11 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों के लिए। ये मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसके बाद का जो स्टेज है वो 4 वर्षों का होगा एक साथ, जो 10+2 होता था, अब ये यहाँ पर 4 वर्षों का एक साथ होगा। उसमें 9th 10th 11th 12th एक साथ रहेगा। उम्र रहेगी 14 से 18 वर्ष के बच्चों की। ये सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टेज 4 वर्ष का होने वाला है। इसके बाद नया स्ट्रक्चर आएगा। इसके बाद फिर आपको जो भी जिस सेक्टर में जाना है वो आपको चुनना होगा। तो ये नया सेक्टर है, नया इसका होने वाला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। तो इसमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इन सब के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली नया स्ट्रक्चर जो होगा वो 5+3+3+4 पर होने वाला है। जो यहाँ पर 10+2 था वो 5+3+3+4 पर होगा आप बेस्ड, ठीक है। तो ये नया स्ट्रक्चर होगा। तो अब इसी नए स्ट्रक्चर के तहत नई नई किताबें भी जारी की जा रही हैं, उसमें सिलेबस में भी बदलाव किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि भाई देखो, हम लोग बहुत समय से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, युद्ध पढ़ते हैं, शासनकाल पढ़ते हैं, इसके अलावा निर्माण पढ़ते हैं, मतलब हम लोग आज के टाइम पर पढ़ रहे हैं राजाओं की बातें। राजा कैसे आकर आक्रमण करते थे, मार काट करते थे, हिंदुओं को मारते थे, मंदिरों को जलाते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, ये सब पढ़ रहे हैं। आज के जीवन में क्या इसका उपयोग है? मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चे के अंदर ये नहीं आ रहा है कि भाई चलो अगर हम राजा बन जाएंगे तो उसके बाद हम जा करके ऐसे शासन करेंगे वैसे, जबकि अभी वास्तव में है नहीं कुछ राजा महाराजा वाला चीज है नहीं। तो भाई अब तो लोकतंत्र चल रहा है। तो बेटर ये होगा कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया जाए कि लोकतंत्र कैसे काम करता है, कैसे राज्य व्यवस्था चलती है। लेकिन आप देखोगे तो राज्य व्यवस्था वाला चीजें बहुत लेट पढ़ाई जाती है बच्चों को। खैर, 1947 के बाद का इतिहास अब पढ़ाया जाएगा कि भारत ने कैसे प्रोग्रेस किया। इसके अलावा अब भारत कैसे उठ खड़ा हुआ, इतनी लंबी गुलामी के बाद भारत कैसे अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया, 1947 बाद की उपलब्धियां क्या क्या रही, भारत का विकास कैसे हुआ, मेक इन इंडिया कैसे काम कर रहा है, सरकारी योजनाएं हैं
ये सब पढ़ाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही हैं, जैसे आप इकोनॉमी में पढ़ते हो ना कि पंचवर्षीय योजना क्या क्या थी, है ना, कैसे पंच पंच वर्षीय योजना चला करके योजना आयोग के माध्यम से रिस्ट्रक्चर किया गया, धीरे धीरे डेवलप हुए हम लोग, है ना। पाकिस्तान की तरह नहीं हुए हम लोग पूरा डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से कंटिन्यू किए। पाकिस्तान में क्या हुआ, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया है। तो ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो मुगल का इतिहास तो एक्चुअली में उन लोग को पढ़ना चाहिए। खैर, पुरानी हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स धर्म से जुड़े थे, जो विवाद करते थे। बार बार उसमें ऐसी चीजें आती थी कि पता लगता था, जब निकल करके आती यार औरंगजेब ने ऐसा किया था, बाबर ने ऐसा किया था, या अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा किया था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। तो फिर एक कहीं ना कहीं आक्रोश आता है जनता के मन में, खासकर हिंदू धर्म के जो होते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें ही हटा दी जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भाई उसकी जगह पर मराठा को पढ़ाओ, उसकी जगह पर और भी हिंदू धर्म के जो शासक थे, या फिर जो भारतीय जो यहाँ के थे, है ना, शासक थे, चाहे आप शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाओ या खास तौर से 1947 के बाद के इतिहास के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ाओ, ये सोचना है सरकार का। खैर, मेक इन इंडिया उद्यमता और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए है, और इसको जोड़ा गया। इसमें महाकुंभ में जोड़ा गया कि भारतीय संस्कृति, कुंभ मेले की उत्पत्ति, महत्व, जगह जैसे 4 जगहों पर ये होता है, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर ये आयोजित होता है 4 जगहों पर, तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल टनल, ये सब योजनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा तीर्थ स्थलों के अध्याय हैं। तीर्थ स्थलों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ाया जाएगा। 4 धाम यात्रा के बारे में पढ़ाया जाएगा। शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पर है इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। पंडित नेहरू का भी उदाहरण है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भारत को तीर्थ स्थलों का देश बताया था, और इनसे भी इस किताब में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फैसला दिया कि भाई हर कोई व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार या अनुमति दी गई थी। इसके अलावा एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिक्स में 3 अलग अलग किताबें हुआ करती थी, इनको मर्ज कर दिया है और एक किताब कर दिया है। अब इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। अभी पार्ट 2 भी आएगा। तो मतलब ये पहले जो अलग अलग होता था ना 3, तो इनको अब जोड़ दिया है, मर्ज कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा। तो दूसरा पार्ट जल्दी ही अभी आएगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जिक्र किया। तो ये सब बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। खैर, इसी में अब दक्षिण भारत वाले ना अभी भी थोड़ा सा रुष्ट हैं। जैसे मैंने अभी आर माधवन के बारे में बताया, वो भी दक्षिण भारत से आते हैं, उनका भी तर्क बोला गया। कुछ और भी अपील आई दक्षिण भारत से, जैसे एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं। इनका ये कहना है कि सरकार जो है ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी को पूरे देश पे थोपना चाहती है, और ये हिंदी को यहाँ मतलब तमिल को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने यहाँ उतना हिंदी को नहीं करना चाहते हैं। तो इनका ये मानना है कि भाई ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, ये सरकार जो केंद्र सरकार है वो गलत कर रही है। इस पर मैंने आपको एक और वीडियो दी थी, अगर आपको याद हो तो। तमिलनाडु ने अपना जो बजट जारी किया था इस बार का केंद्रीय बजट, उसमें रुपए का सिंबल भी बदल दिया था। रुपए के सिंबल को इन्होंने तमिल लैंग्वेज में करके जारी किया था, और इससे ये संदेश दे रहे थे कि मतलब हम लोग जो है हिंदी को नहीं मानेंगे, रुपये का जो सिंबल है वो तमिल लैंग्वेज में है। हालांकि वो बात अलग है कि इन्हीं की ही पार्टी के एक विधायक के बेटे ने ही वो रुपए का सिंबल डिजाइन किया था 2010 में, और उसको आरबीआई ने एक्सेप्ट किया था। तो वो बात अलग है, लेकिन अभी इनका ये कहना है कि भाई देखो ये केंद्र सरकार इनको थोप रही है। खैर, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को लागू करना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसमें कहा गया है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी राय मांगूंगा कि आपका इस पर क्या सोचना है। आप फ्री हो, कमेंट करके बताओ जो भी आपको समझ में आता है कि क्या इससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, दोनों बताइए। देखो, एक तो नए टॉपिक्स जो होंगे वो भारत में देश प्रेम की भावना को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, साथ ही साथ में भारत को कैसे डेवलप किया गया है इसके बारे में जब जानेंगे तो फिर थोड़ा उनके भी मन में आएगा कि भाई डेवलप कैसे होते हैं, या कैसे इकोनॉमी काम करती है, सरकारें कैसे काम करती है। अगर 1947 के बाद की चीज़ों को वो पढ़ेंगे बचपन से खास करके, या कक्षा 7वीं से ही अगर बात करें, तो फिर उनको समझ में आएगा कि कैसे काम होता है, कैसे चलता है कामकाज। मतलब मैं आपको आज ऐसा वो बताऊं ना, एक स्थिति कि आज के टाइम पर कक्षा 7 या कक्षा 8 के स्टूडेंट से उठ करके पूछो अगर कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, या विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, इन सब में इनका चुनाव कैसे होता है, इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता।
कि भाई विधानमंडल क्या होता है और इसके अलावा ये संसद क्या होता है, इसके क्या अंग होते हैं, ये सब नहीं पता रहता। हाँ, जो प्रिपरेशन करते हैं जाकर के एग्जाम की, तो उनको राज्य व्यवस्था वगैरह पढ़ना रहता है, तब उनको समझ में आता है अच्छा ये चीजें होती हैं। तो ये स्थिति कैसे पैदा हुई, क्योंकि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो हिस्ट्री ही ज्यादा है उसपे। उसमें ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीजें पढ़ाई जाए, पॉलिटी वाली चीजें। खैर, और योजनाओं को पढ़ाया जाएगा तो सरकारें कौन कौन सी योजना किस किस चीज के लिए चला रही हैं, बेनिफिट्स उसके क्या क्या मिल रहा है, किस किस वर्गों को मिल रहा है, ये एक फायदा होगा। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि एक, अब ये पूरा पूरा दिल्ली सल्तनत हटा लेना या मुगल वंश पूरा पूरा हटा देना, तो इससे एक बहुत बड़ा इतिहास का गैप आ जाएगा। मतलब हम लोग को उस गैप के बारे में पता नहीं रहेगा कि भाई इतने टाइम पीरियड पर हुआ क्या था भारत में। क्योंकि आप, मैं अभी की 2-4 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये जब सिलेबस से ही हटा दोगे तो 2-4-10 साल 20 साल बाद जो नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी, उनको ये सब चीज़ें मिलेंगे ही नहीं, कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तब उनको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन कैसे कैसे क्या किया था। तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। खैर, इसको और आगे की अगर टाइम पे जोड़ दिया जाएगा, अगर मान लो सरकार का हो सकता है तर्क ये हो कि भाई 7 में ना पढ़ा करके इसको हम 9th में, 11th में, 12th में पढ़ा देंगे, है ना, तो उसमें कवर करा देंगे। लेकिन फिर यही होगा कि फिर उधर सिलेबस और बढ़ जाएगा, भाई उसका भी तो सिलेबस पहले से ही है डिजाइन, वो उस हिसाब से। तो अब ये भी देखने को मिलेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जीएस सफलता बैच 4.0 जिसको उसको ज्वाइन करना है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। आज, कल और परसों का मौका है आपके पास ये 399 में प्राप्त करने का। तो जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए, और क्लासेस इसमें कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप क्लास भी ले पाओगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।